Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज रविकांत मनी एंड आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 9th लेक्चर आज हम लोग करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप लास्ट 3-4 लेक्चर्स से देखेंगे तो हम लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन किए हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो कंसेप्ट हमने 3-4th लेक्चर में देखा था इनिशियल, उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से हम लोग अपने इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस पे सॉल्व करने वाले हैं उस पे आते हैं। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन जल्दी से इसको हम लोग देखते हैं। आप लोग प्लीज इसको एक बार पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए और इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो है फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। ओके, गुड। होपफुली आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन बन गया होगा। सो इसको देखते हैं। कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। द बॉय ऑफ मास m holds the light rope and the system is at rest। so इस बॉय ने क्या किया हुआ है, रस्सी को पकड़ के रखा हुआ है और ये रस्सी इसके ऊपर से एक पुली के ऊपर से गई हुई है और वो एक बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर ही ये पर्सन खड़ा है, उसको ये होल्ड करके रखा हुआ है। तो आपसे क्या पूछा गया? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉय ऑन द रोप। सो एक तो पहले समझ लेना चाहिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉय ऑन द रोप विल बी द सेम एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस रस्सी में टेंशन क्या होगा? जो ये बॉय इस रस्सी पे फोर्स लगाएगा वही इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू होगी। सो एक पार्ट तो हमारे को रस्सी में टेंशन निकालना है एंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द बॉय एंड द बॉक्स। सो दूसरा जो पार्ट है कांटेक्ट फोर्स। सो द नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द बॉय एंड द बॉक्स मींस द नॉर्मल फोर्स बिटवीन दिस पर्सन एंड द बॉक्स। वो दो चीज हमारे को निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, क्विक जल्दी से, अब ये सिस्टम रेस्ट में है तो हम इस दोनों को ही एक सिस्टम मान सकते हैं। तो जल्दी से स्टूडेंट्स, हम लोग यदि अपना सिस्टम मान लेते हैं, हमारा सिस्टम है द बॉय प्लस बॉक्स। द बॉय प्लस बॉक्स इज आवर सिस्टम। हम इसका यदि एफबीडी ड्रॉ करें तो ये मेरा बॉक्स हो गया और ये जो बॉय है वो भी हमारा सिस्टम का पार्ट है। गुड। सो दिस इज माय सिस्टम। तो अब इस सिस्टम का यदि हम लोग एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट्स वेरी केयरफुल, हम लोग को ये देखना है कि इन दोनों के बीच का जो ये नॉर्मल फोर्स है वो इस सिस्टम का जो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, इसलिए वो एफबीडी में नहीं आएगा। ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस पर्सन पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगा दिया ऊपर की ओर टी। दूसरा एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे तो ये रस्सी जो है वो इस बॉक्स पे लगा रही होगी ऊपर की ओर और उसकी वैल्यू सेम टी होगी क्योंकि वो सेम स्ट्रिंग है और हमने बताया था सेम स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है तो जो यहाँ टेंशन होगा वही टेंशन की वैल्यू यहाँ भी होगी। सो ये दो टेंशन फोर्स हो गए। उसके साथ साथ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा m प्लस m इंटू जी। इस पूरे सिस्टम का मास m प्लस m होगा इंटू जी होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो फोर्स बैलेंस होना चाहिए। फोर्स बैलेंस होने के लिए हमारे को क्या लिखना चाहिए? फोर्स बैलेंस होने के लिए जल्दी से हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 2t माइनस m प्लस m इंटू जी इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारा टेंशन का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा m प्लस m इंटू जी डिवाइडेड बाई 2। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, रस्सी में टेंशन निकल गया। तो आप देखेंगे तो वो ऑप्शन सी और डी में वो दो ऑप्शन है, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा उसके लिए हमारे को अब नॉर्मल फोर्स निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए आपको किसी एक बॉडी को सिस्टम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बॉडी को यदि हमने सिस्टम लिया था तो वो सिस्टम का नॉर्मल फोर्स इंटरनल हो गया था, वो हमारे एफबीडी में नहीं आया। तो हम सिर्फ और सिर्फ अब जो हमारा सिस्टम है, माय सिस्टम इज द बॉय। तो जो बॉय हमारा सिस्टम है, यदि हम उसका एफबीडी बना लें तो उसका एफबीडी हमारा कैसा बनेगा? अब हमारा एफबीडी जल्दी से बनाते हैं स्टूडेंट्स। उस पे फोर्स लग रहे होंगे, एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं और एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, जो ये सरफेस है वो सरफेस इस पे ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा और एक अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नीचे की ओर होगा। इस पर्सन का मास कैपिटल M है तो
m इंटू जी डाउनवर्ड होगा। तो अब हम लोग जल्दी से इक्वेशन लिख सकते हैं। हमारा इक्वेशन जो आएगा वो आ जाएगा t प्लस एन माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। सो यहां से हमारा नॉर्मल का जो वैल्यू होगा n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस टी होगा, और t की वैल्यू हमारे को पता है m प्लस एम इंटू जी डिवाइडेड बाई 2। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा m माइनस एम इंटू जी डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। सो होपफुल स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए हम इस दोनों को सिंगल सिस्टम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल फोर्स उस सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो जाएगा। इसलिए हमने पहले टेंशन निकालने के लिए उसको एक कंबाइंड सिस्टम ले लिया, क्योंकि उसमें नॉर्मल फोर्स नहीं आया, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल टी आया। उसको सॉल्व करके हमने टी की वैल्यू निकाल ली। और जब हमारे को नॉर्मल फोर्स निकालना था तो इस दोनों में से मैं किसी एक को भी सिस्टम ले सकता था। मैंने इस बॉय को एक सिस्टम लिया तो वहां पर टेंशन फोर्स भी आया, नॉर्मल भी आया और mg आया। बट हम लोगों ने टेंशन की वैल्यू पहले से निकाल के रखी हुई है, तो उस टेंशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और वहां से हमारा नॉर्मल फोर्स आ गया। तो स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे कि सिस्टम का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना कितना इजी हो जाता है। गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स। फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अपर पुली, और इस F की जो वैल्यू दी हुई है वो F की वैल्यू 30 T दी हुई है। इसका मतलब ये F का वैल्यू जो होगा वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। एज T इंक्रीजेस F इंक्रीजेस, एंड आपको ये दिया हुआ है फाइंड द टाइम व्हेन M1 लूजेस कांटेक्ट विद द फ्लोर। सो ये वाला ब्लॉक M1 ब्लॉक किस टाइम पे कांटेक्ट लूज करेगा, ये हमारे को निकालना है। तो अब हमारे को एज्यूम करना है, एज्यूम पुली टू बी आइडियल। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आइडियल पुली का मतलब क्या होता है। आइडियल पुली का मतलब हुआ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली। तो यदि पुली हमारा मासलेस और फ्रिक्शनलेस है और उसके साथ साथ हम स्ट्रिंग को भी मासलेस मान रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो एक रस्सी है ये एक सिंगल स्ट्रिंग है यहां से लेकर के यहां तक। सो इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। यदि इस रस्सी में टेंशन T है तो इस रस्सी में भी, ये जो रस्सी है वो सेम स्ट्रिंग का ही पार्ट है, इसमें भी टेंशन T होगा, इसमें भी टेंशन T होगा। तो आप यदि स्टूडेंट जल्दी से यदि इसका एफबीडी बना लें, इसका एफबीडी बना लेते हैं, इस ऊपर वाले पुली का एफबीडी बनाएंगे, तो ऊपर वाले पुली पे आपका 3 फोर्स, एक जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स 30T लग रहा है, और एक ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग इस पे नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा T, ये वाला स्ट्रिंग इस पे नीचे की ओर लगा रहा होगा T, और ये वाला भी स्ट्रिंग इस पे नीचे की ओर लगाएगा T। तो जल्दी से स्टूडेंट्स हमारा ये अगेन ये पुली मासलेस दिया हुआ है, m0 है। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि m0 रहने पे इसका एक्सेलरेशन कुछ भी रहे, इस पे फोर्स 0 होना चाहिए। फोर्स 0 होने का मतलब हो गया 3T is equals to 30T। इट मीन्स जो आपका टेंशन होगा स्ट्रिंग में 10T होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके साथ इस स्ट्रिंग में टेंशन किस रिलेशन से बढ़ेगा वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रिंग है हमारा ये एक डिफरेंट स्ट्रिंग है, इसलिए इसका जो टेंशन होगा वो डिफरेंट होगा। लेट्स से इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो T डैश होगा। तो यदि हम इस पुली का एफबीडी बनाएं, यदि हम इस पुली का एफबीडी यहाँ पर बना लें तो ये पुली भी आइडियल है, और इस पे देखेंगे कि ऊपर से टेंशन फोर्स, ये जो स्ट्रिंग है वो ऊपर टेंशन फोर्स T लगा रहा होगा, ये वाला स्ट्रिंग इस पे ऊपर की ओर टेंशन T लगाएगा, और ये वाला जो स्ट्रिंग है उस पे नीचे की ओर फोर्स लगाएगा T डैश। अगेन दिस पुली इज मासलेस, सो नेट फोर्स ऑन द पुली शुड बी 0। सो यहाँ से हमारा T डैश का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2T। सो दिस इम्प्लाइज T डैश की जो वैल्यू होगी, हम लोग T की वैल्यू निकाल चुके हैं 10T, सो T डैश की वैल्यू 2T होगी। तो अब हमारे को ये समझ में आ गया, यहाँ तक हम लोग रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। तो M1 को कंसिडर करेंगे, तो M1 को ऊपर मूव कराने के लिए हमारे को मिनिमम 40 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, क्योंकि इसका मास 4 kg है। तो M1 पे मिनिमम जब तक 40 न्यूटन का फोर्स नहीं लगेगा वो ऊपर की ओर लिफ्ट नहीं होगा। तो इसलिए अब हमारे को ये समझ में आ गया कि M1 को मूव कराने के लिए आप क्या M1 लूजेस कांटेक्ट लूज करने के लिए T डैश की मिनिमम वैल्यू, T डैश मिनिमम शुड बी 40 न्यूटन।
सो यहां से अब हम लोग इसको पुट कर सकते हैं कि 20t इज इक्वल टू 40 होगा। सो हमारा टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 सेकेंड। सो स्टूडेंट हमारा ये निकल चुका है। कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया कि ये जो कांटेक्ट कब लूज होगा, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड होगा। यदि स्टूडेंट्स आप यदि इसको सॉल्व करना चाहें कि m2 का कांटेक्ट कब लूज होगा, तो आप यहां पर कर सकते हैं कि m2 पे फोर्स t ऊपर लग रहा होगा और t की वैल्यू मिनिमम 10 न्यूटन होनी चाहिए, तभी वो कांटेक्ट लूज करेगा। और t की जगह आप 10t रख सकते हैं। सो 10t इज इक्वल टू 10। सो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे m2 का कांटेक्ट लूज हो चुका होगा। सो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे m2 का कांटेक्ट लूज हो चुका होगा और उसके 1 सेकेंड के बाद m1 का कांटेक्ट लूज होगा। सो 0 से 1 सेकेंड तक दोनों ही रेस्ट में होंगे। फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक सिर्फ m2 मूव कर रहा होगा, m1 रेस्ट पे होगा और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे m1 भी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। सो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि ये जो आइडियल पुली लेने से क्या होता है कि उस पर नेट फोर्स बैलेंस हो जाता है। नेट फोर्स बैलेंस होने का मतलब इस पे जितने भी फोर्स ऊपर की ओर जो रस्सी नीचे की ओर लग रहा है उसका नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसके साथ साथ ये एक सिंगल स्ट्रिंग हो, इसलिए मासलेस फ्रिक्शनलेस हो, तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। तो ये सारे कंसेप्ट को सोल्व हमने यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। सो गुड। अब हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो आप फिर से पॉज करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड आप इस वीडियो को पॉज करें, उसके बाद अपने आंसर को देखें कि आपका क्या आंसर आया है और उसके बाद जो है मेरे सॉल्यूशन को देखें। गुड। इसका मतलब आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा और होपफुली मुझे लगता है बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा। तो मैं ट्राई करता हूं इसको और आप देखिए क्या आपका आंसर मेरे से मैच करता है या नहीं करता है। सो यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है इसको एक अच्छे से समझने की जरूरत है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। सब जगह फ्रिक्शनलेस है। पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट। पुली भी क्या है, मासलेस है और आइडियल पुली दिया हुआ है। उसके साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, द मास ऑफ द ब्लॉक आर 20 kg। m1 का मास 20 kg दिया हुआ है और m2 का मास 30 kg दिया हुआ है। The accelerations of mass m1 and m2 will be if F equals to 180 Newton is applied according to figure। तो ये फोर्स की वैल्यू 180 न्यूटन दी हुई है। तो ये पूछ रहा है कि ये 180 न्यूटन का फोर्स है तो m1 का एक्सेलरेशन क्या होगा और m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स पहले एक चीज अपन डिसाइड करते हैं, क्या m1 और m2 को एक सिंगल सिस्टम लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। यदि आप देखेंगे तो ये m2 के ऊपर m1 स्लाइड कर सकता है क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ये मूव कर सकता है। तो m2 के रिलेटिव में m1 मूव कर सकता है। सो इन दिस केस देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन m1 and m2। So the acceleration of m1 and m2 will not be same. So we can't take m1 and m2 as a single system, right? हम लोगों ने इसके बारे में पहले डिस्कस किया हुआ है कि एक सिंगल सिस्टम होने के लिए उसके अंदर के जितने भी बॉडी हैं उन सब का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। लेकिन हमारे को यहाँ दिख रहा है कि m1 और m2 का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा तो हम इन दोनों को एक सिंगल सिस्टम नहीं ले पाएंगे। तो हमारे को इन दोनों को अलग अलग सिस्टम लेके सॉल्व करना होगा। तो हम लोग स्टूडेंट सबसे पहली बात को ये समझ लेते हैं कि पहला कंसेप्ट, ये फोर्स 180 न्यूटन लग रहा है। एक एक करके देखते हैं। तो इसका मतलब जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, जो स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू होगी वो 180 न्यूटन होगी, राइट। ये जो पूरा स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपका टेंशन 180 न्यूटन होगा। तो पहला कंसेप्ट तो ये हुआ। अब दूसरा जो चीज है, हम m1 का FBD बना लेते हैं। m1 मास का FBD बना लेते हैं। तो हमेशा हमारे को केयरफुल रहना होगा स्टूडेंट्स, जब FBD बना रहे हैं तो m1 पे जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा, स्ट्रिंग इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, इसकी वैल्यू होगी 180 न्यूटन। दूसरा फोर्स m1G डाउनवर्ड लग रहा होगा और तीसरा जो होगा एक नॉर्मल फोर्स जो m2 लगा रहा होगा m1 पे, लेट अस से उसकी वैल्यू को हम लोग n1 कहते हैं।
और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं ध्यान से, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम लोग यहाँ पर केयरफुल रहेंगे। हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड फ्रेम है। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ ग्राउंड फ्रेम है, राइट। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड फ्रेम है, हम ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं। और इस ग्राउंड फ्रेम में जो भी इसका एक्सेलरेशन होगा वो इधर की ओर होगा, राइट। सो आप देखेंगे क्योंकि ये मास m2 के ऊपर रखा हुआ है तो वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकता, इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, लेकिन इस डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है। तो यहां से आप देखेंगे तो आपको जस्ट इक्वेशन लिखना है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। सो यहां से यदि आप इक्वेशन लिखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स, तो एक सिंगल फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, विच इज 180 न्यूटन, एंड दैट इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 20 दी हुई है। सो 20 इंटू ए, यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ गया m1 का वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सो एक m1 का एक्सेलरेशन हमारे को ग्राउंड के रिलेटिव में मिल गया है। अब हम लोग m2 का एफबीडी बना लेते हैं। सो हम यदि m2 का एफबीडी बनाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे को केयरफुल रहना होगा क्योंकि m2 के साथ बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, इसको अच्छे से समझना होगा। स्टूडेंट्स प्लीज यहाँ पर आपको एक ध्यान देने की जरूरत है, जब हम m2 का एफबीडी बना रहे हैं तो ये दोनों पुली जो है वो m2 के साथ रिजिडली अटैच्ड हैं। तो जो फोर्स इस पुली पे लगेगा वो इस ब्लॉक को ट्रांसफर होगा। तो इस पुली को भी हमने इस m2 के साथ जो है इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अपने को बिल्कुल प्रिकॉशन लेना होगा, ध्यान रखना होगा कि ये दोनों पुली पे भी जो फोर्स लगेंगे वो भी m2 को ट्रांसफर होगा। तो वो दोनों पुली को हमने m2 के साथ इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो अब हम इसका जल्दी से एफबीडी बना लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट कि इस पुली पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा और एक टेंशन फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा। इस पुली की बात करेंगे तो इस पुली पे एक टेंशन फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा और एक टेंशन फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा। फिर एक कांटेक्ट फोर्स देखेंगे तो m1 जो है वो नीचे की ओर लगा रहा होगा, n1 होगी उसकी वैल्यू, और एक इधर से नीचे से लग रहा होगा, उसको मैं लेट से n2 कहता हूं, और एक इसका m2g डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। सो यदि आप देखेंगे तो ये इसका एफबीडी होगा। अच्छे से देखना होगा स्टूडेंट कि इस पुली पे आपका टेंशन फोर्स टी इधर, ऊपर की ओर टी, फिर इस पुली पे टेंशन फोर्स टी इधर इधर, और फिर ये वाला मास m1 m2 पे नॉर्मल फोर्स नीचे की ओर लगाएगा, फिर इस पे m2g नीचे की ओर, नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर, और कोई फोर्स नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इस पे यदि इसको मैं x एक्सिस और इसको मैं y एक्सिस ले लेता हूं, इसको मैं यदि मेरा ग्राउंड फ्रेम की बात करूं, दिस इज माय ग्राउंड फ्रेम, this is my ground frame, this is my x axis, this is my y axis। तो आप यदि ठीक से देखेंगे समेशन ऑफ फोर्स की बात करेंगे x डायरेक्शन में, समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ma x होता है। और यदि आप x डायरेक्शन में फोर्स की बात करें तो ये t और ये t है, सो नेट फोर्स इज जीरो। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ऑब्वियसली हमको ये भी पता है कि इसका y कंपोनेंट भी जीरो होगा क्योंकि ये y डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब m2 का एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मतलब m2 का एक्सेलरेशन जीरो होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C। मुझे लगता है स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखना चाहिए और इसके एफबीडी को और अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। m2 का एफबीडी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हमने जब भी किसी ब्लॉक के साथ पुली रिजिडली अटैच्ड हो तो उस पुली पे भी जो फोर्स लगेगा वो भी उस ब्लॉक के एफबीडी में आएगा। तो होपफुल स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गुड। सो ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है उसका मैंने ये क्वेश्चन लिया है, और इसमें आपको दिया हुआ है फिगर शोज एक्सटी एंड वाईटी डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशन। सो एक पार्टिकल है वो एक 2 डायमेंशन मूव कर रहा है, 2 डायमेंशनल प्लेन का मतलब वो XY प्लेन में मूव कर रहा है। इफ द पार्टिकल हैज अ मास ऑफ 500 ग्राम, सो मास हमारा दिया हुआ है 0.5 kg,
इसको हम लोग लिख लेते हैं जो भी वैल्यूज दी हुई है। फाइंड द फोर्स, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर उसका जो xt ग्राफ दिया हुआ है, ये x है और ये t है और ये आपका ऐसा स्ट्रेट दिया हुआ है xt ग्राफ। आप यही चीज यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका y है, फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ, ये yt है और ये आपका ग्राफ कुछ एक कर्व के जैसा ऐसा दिख रहा है, राइट। ये 4 है और ये आपका 2 है और यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 और ये 1 2 है। तो स्टूडेंट्स आप यदि ध्यान से देखेंगे, आपको फोर्स निकालना है, डायरेक्शन भी बताना, मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो आप यदि देखेंगे तो xt ग्राफ लीनियर है। xt ग्राफ लीनियर होने का क्या मतलब हुआ कि vx इज कांस्टेंट, vx कांस्टेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट क्या होगा, 0। सो काइनेमेटिक्स से स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि dx by dt क्या देता है हमारे को, dx by dt हमारे को वेलोसिटी का x कंपोनेंट देता है जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब अब हमारा ax जो होता है वो dvx by dt होता है, तो एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट है वो भी 0 होगा। इस फिगर को देखेंगे तो ये एक पैराबोला के जैसा लग रहा है। आप देखेंगे ध्यान से 1 पर 1 है वैल्यू, t इक्वल्स टू 1 पे 1 है और t इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 4 है। इसका मतलब जो आप यदि इसके इक्वेशन को देखेंगे तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y इक्वल्स टू टी स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखा, t इक्वल्स टू 0 पे y 0 है, t इक्वल्स टू 1 पे y 1 है, t इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 4 है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है y का वो t स्क्वायर है। सो y इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो गया, तो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा दैट विल बी dy by dt, इट मींस dy by dt इज इक्वल्स टू 2t। और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट होगा dvy by dt, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यदि एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया है ax i कैप प्लस ay j कैप होता है, और ax की वैल्यू यदि देखेंगे तो वो 0 है और ay की वैल्यू 2 है। सो एक्सेलरेशन सिंपली 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और आपसे फोर्स पूछा गया है तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारा 0.5 है और एक्सेलरेशन 2j कैप है। सो आपका फोर्स का जो वैल्यू आ जाएगा 1j कैप न्यूटन। होपफुल स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि ये जो फोर्स है 1 न्यूटन लग रहा है और वो भी 1 न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रहा है, y डायरेक्शन में लग रहा है। सो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको काइनेमेटिक्स के साथ, ग्राफ के साथ और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें तीनों को मिला करके बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन गया। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपका एक और क्वेश्चन है जिसको अपन लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी बुक से है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको vx वर्सेस t एंड vy वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट वर्सेस t जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, बॉडी का मास दिया हुआ, यूनिट मास मींस मास इज 1 kg, यूनिट मास मींस मास इज 1 kg। आपको फाइंड द फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है कितना लग रहा होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर देखेंगे कि vx वर्सेस t का जो ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, और vy वर्सेस t का ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखते हैं कि हम 3 सेकंड तक ही दिया हुआ है, तो हम लोग इसको 3 सेकंड तक ही जो है इसको हम लोग देखते हैं कि 0 से 3 सेकंड तक कितना होगा। तो हमारे को इसको 3 इंटरवल्स में डिवाइड करना होगा, क्योंकि 0 से 1 सेकंड तक वेलोसिटी vx अलग है, 1 से 2 सेकंड तक अलग है, और 2 के बाद कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हम उसको स्ट्रेट ले सकते हैं कि 0 है। 2 सेकंड के बाद हम ये मान सकते हैं कि vx की वैल्यू 0 है। तो स्टूडेंट्स क्विक हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। हमारे को फोर्स निकालना है, इसका मतलब जो होगा एक्सेलरेशन निकालना होगा।
क्योंकि आपको यदि ध्यान में हो सो F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। मास हमारे को दिया हुआ है 1 kg, सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमारे को ए की वैल्यू निकालनी है, और ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू यदि हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होती है। और अब हमारे को कुल मिलाकर के ए एक्स और ए वाई निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैं ए एक्स और ए वाई यहाँ निकाल लेता हूँ। यदि आप ए एक्स की वैल्यू देखेंगे, ए एक्स क्या होता है, डी वी एक्स बाई डी टी होता है, राइट। ए एक्स इज डिफाइंड एज डी वी एक्स बाई डी टी। यदि डी वी एक्स बाई डी टी को आप यदि करेंगे तो 0 से 1 सेकेंड के लिए, 0 से 1 सेकेंड के लिए, फॉर 0 to 1 सेकेंड ए एक्स की वैल्यू आप देखेंगे तो वो इस लाइन का स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 2/1, सो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप 1 से 2 सेकेंड के लिए देखेंगे तो यही ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसका स्लोप निगेटिव हो जाएगा, वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और फिर 2 से 3 सेकेंड के लिए यदि आप देखेंगे तो ए एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका वेलोसिटी वी एक्स 0 है। उसी तरीके से यदि आप ए वाई की वैल्यू निकालनी चाहें तो ए वाई का वैल्यू क्या होता है, डी वी वाई बाई डी टी होता है। सो यहाँ से आप यदि 0 से 1 सेकेंड की बात करें तो 0 से 1 सेकेंड के लिए ए वाई की वैल्यू जो होगी वो इस लाइन का स्लोप होगा, वो इस लाइन का स्लोप 1/1 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर 1 से लेकर के वी वाई कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब 1 से लेकर 3 तक ए वाई की वैल्यू 0 होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्विक लिख सकते हैं कि 0 से 1 सेकेंड के लिए, 0 से 1 सेकेंड के लिए फोर्स की जो वैल्यू होगी वो ए एक्स आपका 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन फोर्स लग रहा होगा इन वेक्टर फॉर्म। यदि 1 से 2 सेकेंड की बात करें, 1 से 2 सेकेंड के लिए आपका ए एक्स -2 है, सो -2 आई कैप, और ए वाई 0 है, सो सिंपली -2 आई कैप फोर्स लग रहा होगा। और 2 से 3 सेकेंड की यदि हम लोग बात करें, सो 2 से 3 सेकेंड तक जो फोर्स होगा वो ए एक्स भी 0 है, ए वाई भी 0 है, तो फोर्स 0। और यहाँ पर मैं इसको वेक्टर लगा देता हूँ क्योंकि ये वेक्टर है, 0 वेक्टर। तो होपफुली स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आ गया होगा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ टू फोर्सेस ए स्टेशनरी पार्टिकल starts moving parallel to a vector I cap minus j cap। so दिया हुआ है कि स्टेशनरी पार्टिकल है और उस पे दो फोर्स लग रहे हैं, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, टू फोर्सेस दिए हुए हैं और वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, राइट। इफ वन ऑफ द फोर्स इज 3 I cap minus j cap plus k cap है and the other has the smallest possible magnitude, smallest possible magnitude है, find the other force। सो स्टूडेंट्स जल्दी से, ये वेक्टर का क्वेश्चन है और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी इसमें मिलाया हुआ है, आप जल्दी से इसको अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद आप मेरे जो सॉल्यूशन है उसको देखिए क्या आपका भी आंसर वही आता है या नहीं। तो आप देखेंगे लेट अस से कि जो ये मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, लेट अस से दिस फोर्स F इज, लेट से इसको मैं कुछ मान लेता हूं, इट इज x I कैप प्लस y j कैप प्लस जेड के कैप। मान लेता हूं मैं एक्स वाई जेड जो है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, फोर्स का वाई कंपोनेंट, फोर्स के जेड कंपोनेंट को मैं एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए, राइट। तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, इस फोर्स का और इस फोर्स का वेक्टर सम क्या होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से हम लोग मेरे को बताइए। एक्स प्लस 3 आई कैप, फिर वाई -1 जे कैप और z -1 k कैप, z -1 k कैप। दिस वेक्टर इज पैरेलल टू I कैप माइनस j कैप, राइट। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए स्टूडेंट, सो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके कंपोनेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि x प्लस 3/1 should be equals to y -1 by -1 and z -1 की वैल्यू को 0 होना चाहिए, कोई के कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। सो यहां से हमारा z का वैल्यू आ गया 1 आ गया। सो एक वैल्यू हमारी आ चुकी है और दूसरा रिलेशन हम देखेंगे
तो यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस है, तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ से हमारा जो रिलेशन आ जाएगा x के जगह हम लोग यदि रखना चाहें या x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 1 माइनस 3, x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2। सो x प्लस वाई की वैल्यू हमारी आ गई -2। तो अब हम लोग यहाँ से f की वैल्यू को रख सकते हैं। f की वैल्यू को यदि आप देखेंगे तो हमारा f का वैल्यू आ गया x आई कैप, राइट, और y के जगह रखेंगे तो -2 माइनस -2 माइनस x जे कैप, और z की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है, दिस इज k कैप। अब स्टूडेंट्स हमारे को x की वैल्यू निकालनी है सो दैट इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम हो। तो उसके लिए आप देखेंगे तो फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होगा। अब आपको स्टूडेंट्स यदि आपको ध्यान में हो कि ये जो अंदर वाला टर्म है वो मिनिमम कब होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो होगा मिनिमम कब होगा, ये पैराबोला है। तो आपको ये पता होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो होगा ये मिनिमम कहाँ पे होगा, दिस विल बी मिनिमम when x equals to minus b by 2a, so minus b by 2a का मतलब -4 by 2 into 2 which is equals to -1। ये एक पैराबोला का जैसे आपको इक्वेशन है तो y equals to ax square plus bx plus c है, तो ये अपवर्ड पैराबोला है और इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, तो उसके लिए आपको क्या रखना होगा, -b by 2a पे इसकी वैल्यू मिनिमम होती है, तो -b by 2 into 2, तो ये -1 पे मिनिमम होगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा, मैं इस आंसर को लिख देता हूँ कि f की वैल्यू -1 है, तो माइनस आई कैप हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखेंगे इस दोनों वेक्टर को यदि हम ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप विच इज पैरेलल टू अ वेक्टर i कैप माइनस j कैप। सो होपफुली स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा हमारे को वेक्टर का भी जरूरत पड़ा है और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी कंसेप्ट हमने देखा है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, और यदि इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। सो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सकें, सो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.